पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। शर्मा जी, कल चिंतन मंथन में से क्या निकला? देखिए, एक तो हमारी पार्टी की आगे की रूपरेखा तय हुई। जो हमारा उदयपुर के अंदर पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उसके तहत कुछ पॉइंट निकल के आए थे कि ये पार्टी के प्रोग्राम रहेंगे। 8 साल से हमारी पार्टी का संगठन नहीं था, जो भी कारण रहे हों। कल अगस्त माह तक की डेट दे दी गई है। जिला, ब्लॉक, प्रदेश स्तर पे हमारा संगठन बन जाएगा। भ्रष्टाचार के ऊपर मुझे प्रस्ताव पढ़ने का मौका मिला, और जो सरकार ये भ्रष्टाचार कर रही है, चाहे नगर निगम का घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, पेपर लीक घोटाला हो, अमृत योजना घोटाला, जो तो इनके भाजपा के खुद के सांसद कहते हैं, किस हिसाब से रोहतक में हुड्डा साहब कपड़े उतार के चले घुटने घुटने पानी के अंदर। और इन्होंने तो अब बड़ों तो छोड़ो, गरीबों को नहीं छोड़ा। जैसे रेड़ी फट्टी फड़ के अंदर इन्होंने घोटाला किया। और अब तो बड़ी शर्म भी आती है चर्चा करते में कि जो हमारे देश का मान सम्मान का प्रतीक है तिरंगा, जो ये तिरंगे को लेके अभियान इन्होंने निकाला है, शायद ये पार्टी बदकिस्मती से ऐसी सत्ता में आ गई है जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। मैंने कल शिविर में भी कहा कि 1925 में स्थापना हुई इनकी, भाजपा नहीं थी उस समय, जो भी इनकी मातृ दल था। 1947 तक इन्होंने या इनके किसी भी महापुरुष ने अंग्रेज़ों को छोड़ो, अंग्रेज़ों के जानवरों पर भी डले मारे हों तो ये बताएं। इसीलिए इनको तिरंगे की कीमत नहीं पता कि जब हमारे कांग्रेस के सिपाही, स्वतंत्रता सेनानी आह्वान करते थे, हमें अच्छी तरह याद है, हमारी नानी माँ बताती थी हमें कि जब आज़ादी की पुकार में रसद की ज़रूरत पड़ती थी, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी, तो बहन बेटियों ने अपने गहने नहीं जी, ऐसे मंगलसूत्र उतार उतार के दे दिए कि नहीं, हमें देश आज़ाद चाहिए, हमें ये फिरंगी झंडा नहीं चाहिए, हमें हमारा तिरंगा झंडा चाहिए। और बड़ा दुख होता है कहते हुए कि आज इन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को भी व्यापार बना दिया है। आज शहर में आप कहीं चले जाओ, स्कूल वालों को चिट्ठियां आ गई हैं कि आप जी इतने इतने हज़ार के झंडे खरीदो, रेड क्रॉस के थ्रू खरीदो, रेड क्रॉस में पैसे जमा कराओ, फिर स्कूल वाले बच्चों से 1 के 4 रुपये लेंगे, 25-25 रुपये का एक झंडा बेच रहे हैं ये लोग। आज किसी सरकारी डिपार्टमेंट में NOC लेने चले जाओ, हर महकमे में पहले आपको झंडे खरीदने, बाकी काम आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि देखिए, हर चीज़ के अंदर सौदे कर लो, व्यापार कर लो, भ्रष्टाचार कर लो। ये तिरंगा हमारी लाखों माँओं की कोख की कुर्बानी से, बहनों के सुहाग की कुर्बानी से, हमारे शहीदों की कुर्बानी से हमें ये 3 रंग का तिरंगा मिला है। और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, झंडा सदैव ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे के साथ व्यापार को बंद कर दीजिए। तत्पश्चात हमने अपने इकलौते सांसद दीपेंद्र भाई हुड्डा जी से आह्वान भी किया कि हुड्डा साहब कि आज हरियाणा के अंदर जंगल राज स्थापित हो गया है, पूरा हरियाणा बन गया है, चोर चक्कों को कोई डर ही नहीं है। और चोर चक्कों को डर कहाँ नहीं होता, जंगल में नहीं होता कि जो मर्जी जिससे भी लूटपाट कर ले। और मैंने रामायण का उदाहरण देके कहा कि ये कहते हैं कि राम जी बन गए तो बन गए, कि जो भी रामचरितमानस के अंदर आप लीलाएं देखेंगे प्रभु की बन जाने के बाद है कि उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए। तो इसी तरीके से अगर जो आपको लगता है हरियाणा के अंदर राम राज्य लाना है, 90 विधानसभा हैं, गली गली कूचे कूचे आप निकल जाओ, और आपका 90 दिन का त्याग हरियाणा की जनता को 2000 दिन का सुख सुविधा भरा परिपूर्ण होगा। और पार्टी चिंतन शिविर के अंदर एक हमारी पार्टी में फार्मूला आया, एक व्यक्ति एक पद का, और उसकी पहल करते हुए मैंने सबके समक्ष एक घोषणा की कि ना तो मैं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनेगा, ना हम महापौर का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम वर्कर हैं, पार्टी ने हमें टिकट दी, हम MLA बन गए। ऐसी ही और भी साथियों को टिकट दी। और आपके माध्यम से मैं सबसे आह्वान भी करना चाहूँगा कि जो हमारी पार्टी का आज सिद्धांत है, एक परिवार एक पद या एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अपनाते हुए जिन भी भाइयों को टिकट मिल चुकी है, चाहे वो विधायक बन चुके हैं, संगठन में और कार्यकर्ताओं को आगे आने दे। आगे छोटे चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं,
उनके अंदर भी बाकी कार्यकर्ताओं को आगे आने दे, क्योंकि सारी चीज़ एक ही घर के अंदर हो जाएगी तो बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, बाकी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कैसे बढ़ेगा। नीरज जी, एक परिवार एक पद में तो आपके बड़े नेता फंसेंगे, क्योंकि किरण चौधरी हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद है, तो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस में तो लंबी फहरिस्त आ जाएगी। नहीं, अब देखो, आप हुड्डा साहब को इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। ये लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेता हैं और कहीं से शुरुआत भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे ज़िले में आप देख लो, डिप्टी मेयर और केंद्रीय मंत्री एक ही परिवार से हैं, और भी कई जगह इस तरीके की होंगी, पर कहीं से आप शुरुआत तो करेंगे। आज दीपेंद्र हुड्डा जी को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो हुड्डा साहब के बेटे हैं। आज वो 4 बार के लोकसभा सांसद हैं, 1 बार के राज्यसभा सांसद हैं, बराबर की मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा शायद हुड्डा साहब से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दीपेंद्र भाई। पर अच्छे एग्जाम्पल सेट करने के लिए अच्छे लोगों को शुरुआत भी तो करनी पड़ेगी। नहीं, शुरुआत मैंने करी है ना, शुरुआत मैंने करी है। आज मैं इकलौता विधायक हूँ मेरी पार्टी का, जिलाध्यक्ष बनना है। मैंने सबसे पहले मना किया कि नहीं, न मैं बनूंगा ना मेरे परिवार से कोई जिलाध्यक्ष बनेगा। चाहे आपने किरण जी की बात करी हो, श्रुति जी की बात करी हो, या कुलदीप और चंद्र मोहन जी की आप बात करें, देखिए ये लोग एक मुकाम को पा गए और ये आज से राजनीति नहीं कर रहे। हमें, मेरे ख्याल से दीपेंद्र भाई 2006 या 7 से राजनीति कर रहे हैं। आज 20 साल हो गए इस बात को, तो आप इसको इससे अलग हटिए। पर जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, आगे आने वाला हमारा समय है, उसके अंदर हमें इस सिद्धांत को जरूर लागू करना चाहिए। कल 3 कार्यकारी अध्यक्ष नदारद रहे, सुरेश गुप्ता व 2 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी, उनका ना आना किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, रामकिशन जी की शायद कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि शैली बहन जी तो वहाँ आए हुए थे, और सुरेश गुप्ता जी या श्रुति जी क्यों नहीं आए, मेरी इस विषय में कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी ये संगठन का मसला है, इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवक्ता हमने ऑथराइज कर रखे हैं। मैंने तो अपने मन की भावना बताई है, मैं उसके ऊपर अपने विचार जरूर रख सकता हूँ। जिस प्रकार से अब आगे मानसून सत्र आने जा रहा है, मानसून सत्र पर विशेष फोकस क्या रहने वाला है? देखिए, एक तो पीछे बिजली को लेके हमारे हरियाणा वासियों ने बड़ा परेशानी झेली है, और मुझे याद है कि जब हुड्डा साहब के समय में अडानी से पावर, लॉन्ग टर्म पावर परचेज हुआ था, तो यही विपक्ष के लोग बड़ा हल्ला मचाते थे कि महंगी बिजली खरीद ली, महंगी बिजली खरीद ली। और अब अडानी पीछे सीएम साहब से मिलके भी आया उनके घर पे, कैबिनेट में भी कोई इन्होंने फैसला किया है। तो मैं इस पर कॉलिंग अटेंशन लगाऊंगा कि सरकार पावर के ऊपर पूरी स्थिति स्पष्ट करे, कितना पैसा हमारा अडानी पे बकाया है, उस पैसे की वसूली के लिए हम क्या कर रहे हैं। और जो अडानी से हमारा कोलैबोरेशन था, जो हुड्डा साहब करके गए थे, तकरीबन 1400 कुछ मेगावाट यूनिट देने का उसका प्रतिदिन का वादा था। बाद में उसने प्ली करी कि जी मेरा तो इंडोनेशिया में कोयला महंगा हो गया। वो इंडोनेशिया का कानून है, हिंदुस्तान में थोड़ी लगेगा। कल को साहब कोयला सस्ता हो जाता तो अडानी सस्ती पावर थोड़ी देता हमें। अडानी ने तो उस रेट पे दी थी। जब भाई 25 साल का आपका रेट तय हो गया, कभी मंदा भी आएगा, कभी तेजी भी आएगी। फिर वो कोर्ट कचहरी में भी गया और कोर्ट ने भी हमारी सरकार के ही पक्ष में फैसला किया। और सबसे हैरानी की बात है कि जब उसने पावर नहीं दी, उसकी वजह से हरियाणा की जनता परेशान रही कई दिनों तक। मेरे इलाके में 5-5, 6-6 दिन तक लाइट नहीं आई, क्योंकि पावर थी नहीं पूरी इनके पास। अच्छा, बीच में ऐसा समय भी आया किसी भाव में पावर मिल भी नहीं रही थी, 18 रुपये यूनिट में भी नहीं मिल रही थी। तो उसमें अंदर एक डिफ़ॉल्ट क्लॉज भी था। उस डिफ़ॉल्ट क्लॉज के अंतर्गत कई हजार करोड़ के नोटिस दिए गए हैं, और सरकार अभी तक एक पावर ना लेके और अडानी के संग ऐसे गुपचुप मीटिंगें कर रही है। मुख्यमंत्री जी, ये गलत है। ये पावर के खेल को पूरी जनता के समक्ष इनको लाना चाहिए। और कौन कौन से मुद्दे मानसून सत्र में आपको लगता है, क्योंकि समय भी 3 या 4 दिन का रहेगा? एक्चुअली देखिए, 3 दिन का ही लग रहा है हमको। हालांकि बीएससी की मीटिंग है आज, 8, 9, 10 का सेशन है। मैंने तकरीबन 4 स्टार क्वेश्चन लगाए हैं, 12 अनस्टार लगाए हैं। उनमें से देखो कितने आते हैं। सबसे प्रमुख तो पावर का मुद्दा हो गया, फिर फार्मेसी काउंसिल का घोटाला, क्योंकि आप सबको पता है विजिलेंस ने उसकी इंक्वायरी कर रखी थी, और किस तरीके से केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री चालू जांच के अंदर अपराधियों को, या जिनके नाम उन्हें FIR में, अपराधी शब्द तो गलत कह गया, जब तक किसी को कोर्ट सजा ना दे वो अपराधी नहीं है, जिनके भी नाम FIR में जो आरोपित व्यक्ति हैं उनको क्लीन चिटें दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ इससे जांच एजेंसियों पे प्रभाव पड़ता है। और ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है भी नहीं, हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
इंटर स्टेट का मुद्दा है, 7-8 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मुद्दा जैसे बाकी आज हर छोटा छोटा केस ईडी डील कर रही है, तो क्यों ना इस केस को भी सीबीआई और ईडी ही डील करें। पंडित जी, जिस प्रकार से विवेक बंसल जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनको लेकर कुलदीप वत्स और आपके बयानों में काफी समानता नजर आई थी, वो विवेक बंसल हटाओ कांग्रेस बचाओ, अब कहां तक पहुंचा? नहीं, देखिए, विवेक बंसल हटाओ कांग्रेस बचाओ का तो नहीं, अंत में जो मेरा भाषण था तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा नारा था, भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन तंत्र विकास का है यही मूल मंत्र। शायद इस सरकार ने मुक्त को ना युक्त समझ लिया, क्योंकि आए तो किसी काम के लिए थे, कर गए कुछ और। 370 बाद में हटाई, उससे पहले 370 हटा दी, जबकि इन्होंने कहीं वादा नहीं किया था हम 370 हटाएंगे, वादा तो 370 का था। तो ये गलतफहमी में मुक्त को युक्त समझ गए और खुल के भ्रष्टाचार करने लगे। तो हमने दीपेंद्र भाई को ये भी आह्वान किया था कि भय भ्रष्टाचार मिटाना है, हरियाणा को बचाना है, हरियाणा बचाओ अभियान की शुरुआत करो। और दीपेंद्र भाई ने हमारी बात साथ के साथ मानी और 1 नवंबर को हरियाणा डे है, उस दिन वो हरियाणा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। जहाँ तक आप विवेक बंसल जी की बात कर रहे हैं, देखिए, अब सबको पता है कि जो भी राज्यसभा में हुआ उस षड्यंत्र का एक हिस्सा वो भी है, चाहे वो मन से हों, चाहे जाने अनजाने में हों, उनसे गलती हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मुझे लगता है आलाकमान जल्दी ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर भी देगा, क्योंकि इस अधिवेशन में वो नहीं आए या उनको नहीं बुलाया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ें एआईसीसी के नॉलेज में ना हों, क्योंकि वो जो चिट्ठी थी उसकी प्रतिलिपि हमारे माननीय केसी वेणुगोपाल जी के पास भी गई है। अगर जो कोई भी ऐसी बात होती तो केसी वेणुगोपाल जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब को कहते, या कार्यकारी अध्यक्ष को कहते, या हुड्डा साहब को कहते। वो पार्टी का संगठन देख रहे हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, सर्वे सर्वा हमारे नेता हैं। तो बंसल जी तो बस बीते हुए दिनों की कहानी आप समझिए। विवेक बंसल जी का भी बयान आया 2 दिन पहले ही, उन्होंने कहा है कि वो सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल गांधी इनके प्रतिनिधि हैं, जब तक वो चाहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। देखिए मैडम, हमारे सम्मानित नेता हैं, प्रतिनिधि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हैं, कोई भी किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, देखिए, उनको उनसे किसी को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये व्यक्ति के कर्म होते हैं। कर्म हमेशा उससे अच्छा कार्य भी कराते हैं, बुरा कार्य भी कराते हैं। मैं तो रामायण जानता हूँ, रामायण के अंदर एक छोटा सा प्रसंग आता है, जब राम जी सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव कहता है, प्रभु मेरी तो मेरे भाई ने संपत्ति छीन ली। राम जी कहते हैं, कोई बात नहीं, संपत्ति का विवाद है तो मैं तेरा पक्ष नहीं लूंगा भाई। भाई ने ले ली कोई बात नहीं, एक ने ज्यादा ले ली, एक ने कम ले ली। भाई का फर्ज है भाई की विपत्ति बांटना, संपत्ति बांटना फर्ज नहीं है। फिर उसने बताया कि साहब संपत्ति के साथ साथ ऐसे ऐसे मेरी धर्मपत्नी को भी हर के ले गया। फिर राम प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा पक्ष में लड़ाई करूंगा। और आप सबको पता है राम जी ने तीर मारा और बाली का वध हुआ। बाली ने मरने से पहले एक प्रश्न किया श्री राम प्रभु से, कवन नाथ का दोष हमारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। उन्होंने राम जी से कहा कि प्रभु मेरा क्या दोष है, सुग्रीव को आप प्यार करते हैं और मैं आपका दुश्मन हो गया। तो श्री राम प्रभु ने कहा, नारी है ये सत सठ चारी, इनके मारनते व्याप अपना को, मैं भूल गया हूँ वो चौपाई। उन्होंने समझाया हिंदी में कि देखिए, भाई की पत्नी, भांजी, मित्र की पत्नी और एक और रिश्ता, अगर जो इन मातृशक्ति के ऊपर आपको दृष्टि डालते हैं तो उनको मारने से कोई पाप नहीं व्यापता। तो आदमी को उन्होंने कर्म बताए। ऐसे ही बंसल जी हमारे माननीय प्रभारी हैं, आज की तारीख तक तो कागजों में, भले ही वर्किंग रूप से नहीं है, उनके रायपुर में कर्म ऐसे रहे। मैंने हाईकमान से समय मांगा है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हम मीडिया के आगे नहीं कह सकते। मीडिया के आगे हम वही बात कह सकते हैं जो मीडिया को पता है। ये हमें पता है कि उनके क्या कर्म थे, क्योंकि हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यार एआईसीसी के प्रभारी भी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि विवेक बंसल जी इस पूरे एपिसोड में वो मास्टर की थे, वो चोर चाबी थी इनके पास। अगर जो हम 31 एमएलओ को 31 लॉकर समझे, तो हम तो अपना लॉकर जब ही खोल सकते हैं जब हमारे लॉकर में मास्टर की लगेगी, बैंक में जैसे चोर चाबी लगती है। तो भाई कुलदीप बिश्नोई जी ने क्रॉस वोट करी, तुरंत पता लग गया 1 घंटे में। आज दूसरी जो काली भेड़ है, पुख्ता तौर पे आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता।
आप भी कहोगे जी फलाने नेता ने इसका नाम ले दिया, कैंडिडेट ने इसका नाम ले दिया, या आपके उस नेता ने इसका नाम ले दिया। मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपने ऊपर जिम्मेदारी से उस काली भेड़ का नाम ले सकते हो? आप भी मना कर जाओगे, मैं भी मना कर जाऊंगा। क्यों? जैसे बंसल जी ने कुलदीप बिश्नोई का नाम पटासेप किया है, दूसरी काली भेड़ से क्या डर है, क्या प्रलोभन है? अच्छा, कुलदीप बिश्नोई ने कम से कम कह के तो किया जी मैं कांग्रेस को नहीं दे रहा, बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। वो जो दूसरी काली भेड़ है उसने तो षड्यंत्र रचा, ऐसी लकीर को यूं कर दिया, नीचे से टिक मार कर दिया। इसका मतलब उस षड्यंत्र में विवेक बंसल जी भी शामिल हैं, या तो शामिल हैं, या दूसरी स्थिति ये है कि पोलिंग एजेंट थे, वो टिक मार करके चली गई काली भेड़। इन्होंने काम ध्यान से नहीं किया अपना। काम क्या था इनके पास? सुबह से शाम तक 31 वोट ही तो चेक करनी थी, ये वो भी चेक नहीं कर पाए। या तीसरा, भैया पोलिंग स्टेशन पे कोई भूत आ गया और उस भूत ने लकीर को टिक मार्क में तब्दील कर दिया। तो विवेक बंसल जी इस षड्यंत्र से बच नहीं सकते। ये जो इन्होंने गलत काम किया है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी का आज देखो राज्यसभा में सांसद कम हो गया। सबसे ज़्यादा मैं बताऊं आपको, व्यक्तिगत दुख हमें हुआ है, क्योंकि हर जगह ना भाई साहब ये क्वेश्चंस की और बोलने की पाबंदियां हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। आज हम समझो 29 MLA एक तरफ हो गए, कुलदीप बिश्नोई की पता लग गया, 30वीं काली भेड़ का पता नहीं। दीपेंद्र भाई कितने MLA के क्वेश्चन लगाएं, कितनों की आवाज़ उठाएं हरियाणा की, क्योंकि राज्यसभा में तो स्टेट की आवाज़ उठानी है आपको। कितनों के स्टार लगाएं, कितनों के अनस्टार लगाएं, ग्रांट भी कैसे कैसे बांटे। आज हमारा एक सांसद और आ जाता, हमें प्रश्न लगाने की छूट मिलती, हमें 4 जगह और अपने काम कराने में सुविधा मिलती, हम ग्रांट लेके आते। और इस एक व्यक्ति की नासमझी की वजह से हम 29 MLA की त्याग तपस्या बलिदान पे पानी फिर गया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हम 29 विधायकों के त्याग तपस्या बलिदान को खाली जाने देगी। धन्यवाद। तो नीरज शर्मा जी की बिल्कुल आज जो वक्तव्य है वो काफ़ी इमोशनल टच दे रहा है। लास्ट में जो ये बोले कि जिस तरह से कांग्रेस के 29 विधायकों का तपस्या कुर्बानी और जो प्रयास रहे वो सब धायाशाही हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वोट जो क्रॉस वोट, तो कुलदीप बिश्नोई का सबको पता ही, दूसरा वोट जो रद्द हुआ वो किसका हुआ, उसका नाम भले ही कोई लेता हो, लेकिन सार्वजनिक जो करना चाहिए था वो हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जो अंदर बैठे थे उनको करना चाहिए था, यानी उस काली भेड़ का चेहरा बेनकाब करना चाहिए था। विवेक बंसल कितने दिन कागजों के अंदर बने रहेंगे प्रधान, अब ये देखने वाली बात है। ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कहीं ना कहीं नीरज शर्मा, और नीरज शर्मा का ये भी कहना है कि कांग्रेस आला कमान से वो जल्दी मिलेंगे तथा छत्तीसगढ़ के अंदर जो कुछ हुआ वो भी वहां बताने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।